वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान का 25वां क्लास कंप्लीट करेंगे। 25वें क्लास में 24 तो कंप्लीट हो गया है, 25वां क्लास है ना। 25वां क्लास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का, जिसमें आज क्या पढ़ेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर तंत्र कौन सा कहलाएगा, ऑर्गन्स जो रुधिर को परिसंचरित करता है, जैसे हृदय के बारे में हम आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। हृदय क्या है, हार्ट क्या है, हार्ट बीट कैसे बढ़ता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, और ब्लड पंप कितना करता है, एक दिन में कितना पंप होता है हमारे अंदर। रक्त लगभग 5 लीटर पंप होता है, ठीक है, 5 लीटर 72 मिनट में, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो इस 72 बार में धड़कने में 5 लीटर पंप करता है। क्लियर है। तो ये मैं सारी चीज़ें जितना हृदय से रिलेटेड पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आज मैं बहुत अच्छी रोचक जानकारी हृदय के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे हृदय में एक रासायनिक करंट भी पैदा होता है, ठीक है ना, जो हृदय को धड़कने के लिए उत्प्रेरित करता है। आपको लग रहा होगा कि हृदय क्यों धड़कता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ये समझना कि हृदय के बारे में आप मास्टर हो जाओगे, उसके नॉलेज के बारे में एकदम पूरी तरीके से मास्टर हो जाओगे। कहाँ से ब्लड उसमें आता है, कहाँ से ब्लड निकलता है, कितना पंप करता है, वो है ना, पूरी चीज़ें मैं कंप्लीट करने वाला हूँ उसको। जैसे हमारा जो पंप होता है इलेक्ट्रिक से चलता है, उसी प्रकार हृदय भी एक इलेक्ट्रिक तरंग आवेग से चलता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, पेस मेकर का नाम सुना होगा, कृत्रिम पेस मेकर होता है, एक बनाया जाता है। वो सभी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्यों हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो हमारे चैनल में नए हैं तो वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले देखते हैं, यहाँ पे हम कवर करते हैं, पूरी चीज़ें लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में कशेरुक और कुछ अकशेरुक प्राणी होते हैं। कशेरुक मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें बिना रीढ़ की हड्डियां, उसमें भी रुधिर परिसंचरण होता है, ठीक है, में शरीर के भीतर पदार्थों का परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ध्यान से समझते चलना है, मैं और भी अच्छी चीज़ें इसके कवर करता चलूँगा। वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे हृदय हमारा पंप करता है, कब वो सिकुड़ता है, कब फैलता है, और कैसे ब्लड को फ्लोइंग करता है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, छोड़ के मत जाना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। समझते हैं इसको। ये अपन देखते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेटरी में, ठीक है। इसमें पहले तो समझ लो ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज वसी अम्ल और विटामिन का परिवहन करने का कार्य करता है। कौन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड को परिवहन करेगा, तो ब्लड के साथ ग्लूकोज वसी अम्ल और विटामिन परिवहन होगा। उसके साथ साथ एक ये नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ भी परिवहन होता है। जस्ट इसके पीछे हमने अभी उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया, उत्सर्जी अंग पढ़ाया, क्लियर है, जिसमें नेफ्रॉन और किडनी को आपको अच्छे से पढ़ाया है 24वें क्लास में। बायोलॉजी का 24वां क्लास देख लेना, ठीक है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ क्या होता है, पदार्थ ये अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, तो ब्लड में उपस्थित होता है। फिर वो बोमन कैप्सूल में जाता है, जहाँ पे बोमन कैप्सूल कहाँ होता है, ये नेफ्रॉन का एक संरचना है, किडनी के अंदर होता है, वहीं पे फिल्टर होता है, अमोनिया यूरिक एसिड वगैरह वहाँ पे निकल जाता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसके आप देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य कितने 3 अवयव होते हैं। पहला हृदय, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड। तो ब्लड को मैंने आपको उधर ही कंप्लीट कर दिया संयोजी ऊतक में, ठीक है। पुराने वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ऊतक जब मैं पढ़ाया हूँ, ऊतक, ठीक है, ऊतक में क्या पढ़ाया हूँ, जब वहाँ पे ऊतक में आपको पढ़ाया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लेना। टिश्यू, ठीक है ना, टिश्यू में मैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये ब्लड को और स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को वहीं पे कवर कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा, मेन रूप से तो हृदय पढ़ाऊँगा, दूसरा ब्लड वेसल्स, नलिकाएं और वाहिनिका जो है ब्लड के। तो मुख्य रूप से यहाँ पे ब्लड हमें पढ़ना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट ऐसे बनाते चलिएगा, नोट अपना
और एक बात, ये शॉर्ट नोट मैं आपको ऐसे ही बनवाऊंगा, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्यों बनाएंगे सर? जब हम दोबारा रिवीजन करें तो बहुत सरल तरीके से, एक बार नोट्स बनाने के बाद आप कोई भी अपना बुक रख लीजिएगा, चाहे लूसेंट रख लीजिए, परीक्षा माड़ी रख लीजिए, कोई भी बुक रख लीजिएगा और उसको पढ़ के और इसमें देख लीजिएगा कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो कोई पॉइंट और मिल जाए तो आप नोट कर लीजिएगा वहीं पे, ठीक है। लेकिन बाकायदा मैं पूरा तो कवर करवाते चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो चलें यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ पे देखना है हृदय, यह मोटा पेशीय व रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग होता है, ये मैंने बता दिया। इसके बारे में और चीज़ें अपने को यहाँ पे देखना है। देखना, जैसे ये पहला पॉइंट हमने नोट किया है, क्या लिखा? वो पसलियों के नीचे फेफड़े के बीच में स्थित होता है हृदय। हमने आपको अभी लंग्स पिछली चैप्टर में, पिछले क्लास में पढ़ाया, लंग्स, फेफड़ा वगैरह, तो आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी क्लास में है। तो लंग्स को जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बता रहा था कि ये फेफड़े के बीचों बीच हृदय स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। क्लियर है? ध्यान से समझना। और इधर का जब पॉइंट देखते हैं तो हृदय झिल्ली, हृदय के बाहर आवरी, हृदय अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे देख लो। हृदय का ये जो बाहरी आवरण, मतलब ये बाहरी आवरण एक झिल्ली का निर्माण कर दिया है, ठीक है। हृदय तो वो क्या करता है? एक झिल्ली का निर्माण करता है। वो झिल्ली जो बना होता है उसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है। और पेरिकार्डियम के बीच में क्या है? पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। वह द्रव का काम क्या करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। पेरी, अब कोई पूछ दे कि जो झिल्ली होता है वो झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उसी को एक और द्रव भरा होता है हृदय में जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे। ये तो पता है कि हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है। देखना कैसे 4 कोष्ठ में, ये पहला कोष्ठ हो गया, ठीक है, ये दूसरा कोष्ठ हो गया, ये तीसरा कोष्ठ हो गया, ये चौथा कोष्ठ हो गया। मैं दिखाऊंगा अभी, चित्र अपने से बनाया हूँ वो भी दिखाऊंगा, ये तो डिजिटल चित्र है, ठीक है। आपको हम 4 कोष्ठ दिखाएंगे। अब ये कौन कौन से में बटा रहता है? चलो 4 पार्ट में तो बटा रहता है, लेकिन जब पढ़ें कौन कौन से में तब ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है? दायां और बायां आलिंद। ऊपर वाले पार्ट को हम आलिंद कहते हैं, ठीक है। कौन से वाले? ये जो ऊपरी पार्ट, ये और ये ऊपरी पार्ट, दोनों आलिंद कहलाएंगे। ये आलिंद, आलिंद इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है? हाँ, देखना, इंग्लिश में इसको आलिंद को शायद आरिकुलर, और हाँ, आलिंद को आरिकुलर, ठीक है। आलिंद को इसको इंग्लिश में बोला जाता है आरिकुलर, आलिंद है ये। आलिंद से याद रखना, ये ऊपर होता है, दोनों साइड में ऊपर होता है, यहाँ से ये बटा रहता है, ये और ये पार्ट बटा हुआ है, ठीक है ना। ये पार्ट बटा हुआ है, दिख रहा है। ऊपर वाले पार्ट को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को निलय, निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है, वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल इंग्लिश में कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। अब ये वेंट्रिकुलर सेप्टम लिखा हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये 4 पार्ट हमने देख लिया। आलिंद को ये वाला कौन सा पार्ट कहलाएगा? इधर का ये राइट पार्ट कहलाएगा, ये लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट कहलाएगा। कैसे सर? अब आप अपना मुख उल्टा कर लो, मतलब जैसे इसका राइट की तरफ इधर करोगे तो अपनी साइड में घूम जाओगे ना, इसलिए राइट साइड में आएगा और ये लेफ्ट साइड में आएगा। ध्यान रखना, अगर हम सामने से अपने देख रहे हैं तो जस्ट अपने अपोजिट लेना, हमारे राइट की तरफ लेफ्ट होगा और लेफ्ट की तरफ राइट होगा, ये, ठीक है। तो इसमें 2 लेफ्ट 2 ठो कौन कौन से? लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय होगा। उसी प्रकार यहाँ भी निलय है, ठीक है। ये मैं अभी और अच्छे से इसको बताऊंगा, तो पहले मैं कुछ पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, ये चीज़ें हमने देख लिया। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? जो ये बीच में पार्ट बंटता है, दायां और बायां को जो पार्ट में बांटता है उसे क्या? सेप्टम बोला जाता है। देखना, जिसे विभाजिका कहा जाता है, सेप्टम। सेप्टम क्या कहलाता है? ध्यान से समझना इसको। सेप्टम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेप्टम किसे बोला जाता है। चलो पहले तो मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं मिटेगा ये, ठीक है। चलो,
सेप्टम को ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, सेप्टम देखना समझना सेप्टम को क्या बोला जाता है। देखना सेप्टम को विभाजिका क्यों बोला जाता है। ये सेप्टम दिख रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला पार्ट, ये मसल्स, ये जो मसल्स दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाले पार्ट को क्या सेप्टम बोला जाता है। ये दिख रहा है ना, ये सेप्टम ही है, सेप्टम। और अगर देखना ये वेंट्री था, वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब इस साइड वाले नीचे वाले को निलय की तरफ है तो इसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, वेंट्रिकुलर की तरफ ना, तो इसे वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी प्रकार यहाँ ऊपर भी इन दोनों को बांटता है एक, ठीक है, सेप्टम उसको भी बोला जाता है, तो उसे आरिकुलर सेप्टम के नाम से, इंटर आरिकुलर सेप्टम, ठीक है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये वाला पार्ट यहाँ पे बीच में एक इसी प्रकार मसल्स दिखेगा, इधर से नहीं दिख रहा है, उस साइड से देखेंगे तो दिख जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर आरिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये नाम इसको दिया गया है, ये लिखा भी है, लिखा है, देखो यहाँ पे मिल गया, एरियल सेप्टम, वही है आरिकुलर सेप्टम या एरियल सेप्टम, ये दिख रहा है, तो इसको एक इंटर शब्द जोड़ देंगे क्योंकि ये अंतः इसको दर्शाता है, ऐसा कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आप समझ गए किस में होगा, निलय वाले में यानी वेंट्रिकल वाले में, और इंटर आरिकुलर सेप्टम किस में होगा, ये इस वाले में होगा, क्लियर है, ठीक है, कौन से वाले में, आरिकुलर वाले पार्ट में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट को बांटने का, यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये दायां और बायां किन दो सेप्टम से विभाजित होता है, ये देख लेना यहाँ पे, जिसे एंट्रिकुलर है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है, नीचे वाले भाग को, ठीक है, जैसा हमने बताया, ठीक है। अब देखना ये दोनों चीज़ है, आलिंद ऊपरी हिस्से में होता है, ऊपरी हिस्से में कैसे, मैं आपको बताया ना कि ये वाला, ये ऊपरी हिस्सा, ये ऊपर का आलिंद कहलाएगा, बीच से ये पटा हुआ है सेप्टम से, ठीक है, ठीक है, ऊपरी वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं। और यहाँ से इसके नीचे वाले ये हिस्से को क्या बोला जाएगा, इसको निलय बोला जाएगा, निलय भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये यही चीज़ लिखा हुआ है कि चौड़े भाग अग्र भाग के ऊपर आलिंद होता है और सकरे पश्च भाग में नीचे तरफ सकरा होता है ना, नीचे देखो सकरा है, यह है ना सकरा, ये सकरा हो गया, नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, निलय बोला जाता है, क्लियर है। हमने हार्ट से ये पूरे अभी इतना चीज़ कंप्लीट किया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये चीज़ मैं आपको, ये चित्र बनाया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये चित्र मैं यहाँ पे इसलिए बनाया हूँ, चलो इस चित्र को तो मैं ऐसे बनाया था, लेकिन इसमें समझाना थोड़ा कठिन था, इसलिए मैंने इसको, इसी चित्र को आप लोग भी बना सकते हो हार्ट का ऐसे, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ अपने को यहाँ पे, इससे हम वही है, हार्ट को ही मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया, ये वाले चित्र को, ये सरल भाषा में हमने इसको बना दिया है, ठीक है, समझना इसको। अब ब्लड फ्लोइंग क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ वेन्स दिख रहा है, वेन्स मतलब क्या, वेन्स मतलब सीरा, सीरा में देखा जाए तो CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जो शरीर से यहाँ रक्त प्रवेश होगा इसमें, ठीक है, रक्त यहाँ पे प्रवेश हुआ और यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, ट्राइकास्पिड बाल्ब है, ट्राइकास्पिड, ट्राई का मतलब तीन, एक बाल्ब होता है यहाँ से, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, मैंने इसको लिखा फर्स्ट और थर्ड, ये वाला फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड, इसका नाम, इसका फोर्थ और इसका थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड वाला आलिंद कहलाएगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट आलिंद कहलाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में देखा जाए तो इस साइड में कौन सा, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अब ये अशुद्ध रक्त यहाँ पे फिर किस में जाएगा, निलय में। निलय में कब प्रवेश होगा, ध्यान से समझना, निलय में जब ये ऊपर सिकुड़ेगा, ये वाला एरिया जब सिकुड़ेगा और ये वाला फैलेगा, ठीक है, कहने का क्या मतलब, ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, आलिंद, आलिंद सिकुड़ेगा तो नीचे वाला क्या, एरिया फैलेगा, निलय वाला एरिया फैलेगा, तो ब्लड वहाँ से यहाँ प्रवेश हो जाएगा, यहाँ से यहाँ प्रवेश हो जाएगा CO2 वाला ब्लड, और फिर ये ट्राइकस्पिड बाल्ब जो लगा रहता है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड बाल्ब ये जो लगा है, ये फिर ब्लड को
फिर दूसरी कंडीशन में ये वाला सिकुड़ेगा, ये वाला निलय सिकुड़ेगा, तो क्या ब्लड पुनः वापस चला जाएगा? नहीं जाएगा, उस रास्ते से ब्लड वापस नहीं जाएगा। ब्लड को देखना, मैंने एरो करके बनाया है, ये ब्लड यहाँ पे वापस जाता है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरीज, यानी पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी किस में जाके जुड़ता है सर? फेफड़े में जाके जुड़ता है। अभी तक ये CO2 युक्त रक्त आया कहाँ से? वेन्स से आया। वेन्स से किसमें पहले प्रवेश किया? आलिंद में। आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से किसमें? निलय में प्रवेश किया। जब निलय सिकुड़ने लगा तो यहाँ पे कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़े में पहुँच गया, और फेफड़े में जाके वो एल्बो लाई के माध्यम से, मैंने फेफड़ा उधर पढ़ाया है, एल्बो लाई गुच्छे के आकार का ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पे जाके एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है ना। फेफड़े में जाके वहाँ पे एक्सचेंज हुआ, और फेफड़े में जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो फिर उसके बाद क्या होता है? फेफड़े, ये इधर पल्मोनरी ये दिख रहा होगा, पल्मोनरी वेन्स यानी पल्मोनरी सिरा, है ना। पल्मोनरी सिरा के माध्यम से ये फेफड़े से जुड़ा, फेफड़े से जुड़ा रहता है, और फेफड़े के माध्यम से किस में आया? 3 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले आलिंद में आया। आलिंद से किस में प्रवेश हुआ? आलिंद में तो आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर बाइकस्पिड वाल्व, 2 बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ही वाल्व होते हैं, यहाँ पे प्रवेश किया। अब यहाँ शुद्ध रक्त आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त आया है, क्योंकि फेफड़े से छन के आया, और यहाँ से आया, ये प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ पे आया? यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? निलय में आता है। जब ऊपर वाला ये आलिंद सिकुड़ता है तो निलय में आता है, और निलय से फिर जब ये निलय सिकुड़ने लगता है तो ये उधर पुनः वापस आलिंद में ब्लड को नहीं जाने देता, ये ब्लड को मोल्ड कर देता है किधर? एओर्टा की तरफ। एओर्टा क्या काम करता? महाधमनी एओर्टा कहलाता है, और पूरे हमारे शरीर में ये रक्त को प्रवाहित कर देता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, ठीक है। समझ में आया पूरी तरीके से? एक बार फिर से मैं इसको आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे आपने समझ लिया, क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? चलो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये काम करता है, आपको फिजिकली प्रैक्टिकली रूप से दिखा रहा हूँ वीडियो में कैसे। बात तो समझ में, एक चीज़ अपन समझ रहे हैं, वेन्स में अगर देखा जाए, वेन्स क्या है? वेन्स मतलब सिरा, ठीक है ना। वेन्स मतलब सिरा। सिरा में क्या? CO2 युक्त रक्त बहता है, ठीक है। CO2 के साथ, मतलब अशुद्ध कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पल्मोनरी वेन्स। लेकिन सर इसमें क्या? इसमें तो शुद्ध आएगा ना, क्योंकि यह फेफड़े से जुड़ा हुआ है, फिल्टर हो के इसमें रक्त आया, शुद्ध आएगा। यही एक अपवाद है वेन्स में पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा अगर आ जाए तो उसमें शुद्ध रक्त, और ओनली सिरा आए तो उसमें अशुद्ध रक्त। और यहाँ पे एक पल्मोनरी धमनी है, इस ओनली अगर धमनी में देखा जाए तो उसमें O2 युक्त रक्त मतलब शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ गया, कहने का मतलब अशुद्ध रक्त हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये फेफड़े में जाके पहुंचता है। अब देखना, दोनों फुफ्फुस जो हैं, फास्ट से याद रखना, ये दोनों एक आर्टरी और दूसरा वेन्स, दोनों किससे? फेफड़े से जुड़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं वीडियो बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको वीडियो के पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखना, ये रक्त यहाँ से स्टार्ट होता है, हार्ट बीट। संपूर्ण रक्त से जो ब्लड लाने का काम कौन करता है? वो सिरा। संपूर्ण रक्त से जो ब्लड आएगा तो CO2 युक्त होगा, कहाँ से आएगा? सिरा से। सिरा लेके आएगा उसको। सिरा मतलब वेन्स। वेन्स, ठीक है ना। वेन्स ये लेके आएगा। रक्त कहाँ? रक्त प्रवेश होगा सिरा में, जैसा अभी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा।
थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, ये मिटा देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। ठीक है, चलो इतना इतना रहने देता हूँ। अब देखना, ये वो कह रहा है कि वेन्स के माध्यम से शरीर से क्या आता है, हमारे शरीर में क्या प्रवेश होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश होता है। यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये वाला रास्ता खुला है, सफ़ेद कलर का दिख रहा होगा। ठीक है ना, यही वेन्स है। ठीक है ना, लेकिन ये पल्मोनरी वेन्स अलग है बेटा। ठीक है ना, ये पल्मोनरी वेन्स अलग है। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है, ये आपको ब्लड रक्त मतलब लाल दिख रहा होगा, समझ जाइए कि वो O2 युक्त है, और इसमें ये CO2 युक्त नीले कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, ये CO2 युक्त है। तो यहाँ पे जब ये प्रवेश किया, ठीक है, यहाँ से ये प्रवेश किया, क्या है ये, सिरा मतलब वेन्स, लेकिन पल्मोनरी वेन्स अलग है बेटा। ठीक है ना, वेन्स के माध्यम से हमारे शरीर में ये प्रवेश किया। ठीक है, ब्लड प्रवेश किया, यहाँ तक हमने देखा, ब्लड प्रवेश किया। फिर उसके बाद किस में प्रवेश होता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद हमने आपको ये वाला बताया था, ये 4 पार्ट, चलो ऐसे बांट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 4 पार्ट ऐसे बांट देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे समझ लो मोटा मोटा। तो कहाँ प्रवेश किया, पहले ये ऊपर, आ से आलिंद याद रखना, ऊपर है तो आलिंद, किसमें, हमारे अपोजिट साइड है तो ये राइट होगा, तो किस में प्रवेश किया, राइट आलिंद में प्रवेश किया। ठीक है, वही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उसके बाद फिर किस में, दायां निलय में जाएगा, ये ट्राइकास्पिड बाल्ब ये खुल जाएगा, और उसके बाद किस में, इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, किस में प्रवेश किया, ये दायां निलय में। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ, ये बाहर खुल रहा है, दिख रहा है, बाहर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये बाहर कहाँ जाएगा, ये लंग्स में, लिखा हुआ है 2 लंग्स, यही पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है ना, समझते चलना, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका समझने का। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ जाता है, वो ब्लड किस में, फेफड़े में चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्लड किस में, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े के बाद क्या होगा, वहाँ फिल्टर होगा एल्वोलाई के माध्यम से। मैं लंग्स वहाँ पे पढ़ाया हूँ श्वसन तंत्र में, पीछे जाके देख लेना कैसे वहाँ पे फिल्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, कैसे गैसों का परिवहन एक्सचेंज होता है, ध्यान से समझ। पल्मोनरी में, यहाँ फेफड़े में फिल्टर के बाद पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, अब पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से कौन सा, विथ O2, फिल्टर होने के बाद O2 मिल गया, इधर तो पूरे CO2 वाले हैं। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि दायां आलिंद में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध या अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो हम लिखेंगे अशुद्ध रक्त, ध्यान समझना, दायां निलय में अशुद्ध रक्त। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त, यही प्रश्न बनता है पल्मोनरी वेन्स में। अब आ गया शुद्ध रक्त। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स दिखा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ये दिख रहा है, पल्मोनरी वेन्स, कौन सा रक्त, लाल कलर का प्रवाहित हो रहा है, मतलब शुद्ध रक्त अंदर प्रवेश हो रहा है। यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आके जुड़ता है। ठीक है, समझते चलना। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ प्रवेश होता है वो शुद्ध रक्त, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। सबसे पहले किस में जाएगा, बायां आलिंद में, ऊपर वाली संरचना में, ये वाले में, ये वाला संरचना दिख रहा है, ये वाला आलिंद का ऊपर वाला बायां आलिंद। ठीक है, उसके बाद फिर बायां निलय में जब ऊपर सिकुड़न होगा, जब ये वाला क्षेत्र सिकुड़ेगा तो यहाँ प्रवेश होगा। ठीक है, कहाँ पे, बायां निलय, बायां मतलब लेफ्ट निलय में, लेफ्ट निलय में प्रवेश होगा। क्लियर है,
ये प्रवेश हो गया, उसके बाद फिर कहाँ एओर्टा, एओर्टा महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में ब्लड फैल जाता है। इतना काम करता है हमारा कौन सा, हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय की क्रिया विधि क्या कहलाती है, ठीक है, ये मैं इसके बाद वीडियो दिखा दूंगा आपको, तो इसमें सभी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे बताता चलूँगा, क्योंकि आपको ये सिस्टोल नहीं समझ में आएगा। अभी उसमें आ जाएगा सिस्टोल और मैं बता दूंगा, तो सिस्टोल वहाँ पे वीडियो में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ आपको। फिर हृदय की क्रियाविधि में देखा जाए तो सबसे प्रथम क्या होता है, सिस्टोल। सिस्टोल क्या है, प्रकुंचन। प्रकुंचन का मतलब निलय। निलय सबसे पहले क्या होता है, निलय सिकुड़ते हैं। निलय क्या वो कहलाता है, समझना। निलय नीचे वाले पार्ट, ये वाले यहाँ से, कहने का मतलब देखना, निलय नीचे वाले पार्ट क्या है, सिकुड़ते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले पार्ट किसको बोला जाता है, निलय, इसको, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, ये वाले, ये इसके नीचे के ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये निलय, ये पहले सिकुड़ेगा तो ये वाला अपने बाहर की ओर फैलेगा, ये अंदर की ओर सिकुड़ता है, ऐसा, तो ये बाहर की ओर फैलता है। और फिर दूसरी कंडीशन में जब ये सिकुड़ेगा तो ये बाहर की ओर फैलेगा, ठीक है, ये कंडीशन होता है दोनों में, ठीक है। अब जब अंदर की ओर सिकुड़ता है तो उसे प्राकुंचन कहते हैं, प्राकुंचन यानी सिस्टोल कहते हैं। इसमें क्या होता है, रुधिर महाधमनी में पंप होता है। जब सिस्टोल की प्रक्रिया होती है तो रुधिर क्या करता है, महाधमनी में पंप करता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब नीचे वाला ये वाला, नीचे वाला ये वाला एरिया क्या सिकुड़ता है, तो एक तो यहाँ से ये पंप करता है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से ये पंप हो रहा है, और दूसरा ये नीचे वाला सिकुड़ेगा तो ये बाहर जाके पंप करेगा, इधर महाधमनी में, एओर्टा में जाके पंप करता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में पंप होता है। तो एक कंडीशन में क्या है, लंग्स में जाता है, और दूसरे कंडीशन में एओर्टा वाले से जाता है। शुद्ध रक्त तो क्या किस में जाएगा, एओर्टा महाधमनी से पूरे शरीर में जाएगा, और दूसरा कंडीशन में क्या करता है कि यहाँ से जब जाएगा तो ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हम आपको यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, किस सिस्टोल में, प्रकुंचन में। दूसरा, द्वितीय स्थिति कब आती है, जब डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, निलय जो है फैलता है ना, निलय इसमें डायस्टोल होता है, फैलता है। जब फैलता है, निलय फैलता है, मतलब क्या, नीचे वाला ही पार्ट, ये वाला पार्ट ही फैलता है, नीचे वाला पार्ट ही, ये वाला पार्ट जब फैलेगा तो क्या, ऊपर वाला पार्ट सिकुड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सिकुड़ेगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, निलय फैलता है तो आलिंद क्या होता है, रुधिर, आलिंद से क्या होता है, रुधिर प्राप्त हो जाता है। आलिंद तो ऊपर होता है। जब नीचे वाला एरिया, समझ लो ये वाला एरिया, जब ये वाला एरिया फैलेगा तो जगह स्वाभाविक से ज़्यादा होगा, तो वहाँ से क्या है, ऊपर से ब्लड नीचे प्रवेश हो जाएगा, ऊपर से ब्लड नीचे प्रवेश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब आलिंद से ब्लड नीचे आ जाएगा, स्वाभाविक है, ये तो आप अपने अंदर भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आगे उसमें क्या कंडीशन बनता है, आलिंद से तो रुधिर प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टोल और डायस्टोल, मतलब एक बार प्रकुंचन और संकुचन दोनों चीज़ होता है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को सिस्टोल और डायस्टोल मिल के क्या हार्ट बीट बनाते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और व्यायाम एक्सरसाइज के बाद कितना हमारा हार्ट बीट हो जाता है, लगभग 180 हो जाता है। क्लियर है, एक धड़कन मतलब एक बार एक हार्ट बीट, एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल हुआ तो ब्लड कितना 70 mm पंप करता है, लेकिन 72 बार धड़कने में कितना, 5 लीटर के आसपास, ठीक है। ये बात समझते चलना, प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा के दृष्टि से, बहुत मोस्ट चीज़ बता रहा हूँ, 72 बार जब धड़केगा तो, ठीक है। दोनों आलिंद एक साथ सिस्टोल होते हैं, और दोनों निलय एक साथ सिस्टोल होंगे। कहने का मतलब, यदि सिकुड़ता है हमारा हृदय तो दोनों निलय सिकुड़ेंगे, मतलब निलय मतलब नीचे का पार्ट, नी से याद रखना, कंफ्यूज हो जाएगा, नी मतलब नीचे का और आ मतलब ऊपर का, ऊपर वाला, ठीक है। नी से मतलब सिस्टोल की प्रक्रिया होगी तो दोनों निलय में होगा, लेफ्ट और राइट दोनों में होगा, और सिस्टोल की प्रक्रिया अगर आलिंद में होती है ना, तो दोनों आलिंद में होगा, लेफ्ट और राइट में, एक में नहीं होगा कि एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है।
स्टार्ट देखना यहाँ पे, फिर क्या करता है, धड़कन कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ से धड़कन कहाँ से शुरू होता है, पेस मेकर, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, इसी को पेस मेकर बोला जाता है। पेस मेकर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, मैंने जो चित्र बनाया उसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ पेस मेकर कहाँ पे होता है, समझना। ये मैंने बनाया, ये पेस मेकर है, यहाँ से शुरू होता है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड है, और यहाँ पे जाके ये कौन सा, दायां आलिंद में जाके पहुँच जाता है AVN, है ना, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड AVN पे जाके पहुँचता है। यही है साइनो ऑरिकुलर नोड, यही पेस मेकर है और यही करंट पैदा करता है। यहाँ ऐसी कोशिका पाई जाती है जो रासायनिक आवेग उत्पन्न करती है, और रासायनिक आवेग उत्पन्न करती है तो यहाँ पहुँचती है कहाँ, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड में पहुँचती है, और यहाँ पे धड़कन को स्टार्ट कर देती है धड़कने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, तो वही है, यहाँ पे एक ऐसा यंत्र लगा दिया जाता है जो एक करंट, रासायनिक आवेग उत्पन्न करती है और धड़कन को धड़कने के लिए वो प्रेरित करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो हम कहाँ थे, यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया, ये चीज़ तो हालांकि पढ़ लिया ना। हाँ, हृदय की, अच्छा यहाँ पेस मेकर में थे। ठीक है, पेस मेकर समझ में आ गया। फिर पेस मेकर क्या काम करता है, एक आवेग प्रारंभ होता है, पेस मेकर से एक आवेग प्रारंभ होता है और वह कहाँ, निलय तक जाती है। निलय में जाने के बाद वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है, निलय तक जाती है और धड़कना स्टार्ट हो जाता है। देखना, पेस मेकर को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, धड़कन को मापने के लिए पेस मेकर है, धड़कन को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसे ECG नहीं बोलते, ECG करवाना है। ECG मतलब हमारे अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG है, मतलब हमारा जो पेस मेकर है किस हिसाब से काम कर रहा है, कितना विद्युत मतलब दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब ECG का मतलब विद्युत परिवर्तन को, जैसे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का ऐसे नहीं ग्राफ बनता है, ऐसे 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 ग्राफ, ये ग्राफ बनता है ना, यही है ECG, कभी ज़्यादा होता कभी कम होता, यानी विद्युत परिवर्तन को मापने के लिए ECG होता है। हमारे हृदय में जो विद्युत पैदा होता है वही, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमने पूरी तरीके से देख लिया। ठीक है, हृदय की धड़कन का नियमन। अब हम वीडियो के माध्यम से आपको दोनों चीज़ यहाँ पे कवर करवाएंगे। दोनों चीज़ का मतलब क्या, हम यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल दोनों बता देंगे आपको, और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी बताएंगे। चले आते हैं वीडियो में, चले वीडियो में देखते हैं, पूरी तरीके से इसको समझ लेंगे और अपने माइंड पे कंठस्थ कर लेंगे। जो पढ़े हैं वहीं पे मैं यही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो दिख रहा है कैसे हार्ट बीट दिख रहा होगा आपको, पूरी तरीके से ये हार्ट बीट यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे धड़कता है। ठीक है, देखना इसका प्रोसेस थोड़ा सा मैं रोक दे रहा हूँ। देखना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है राइट साइड ये, ठीक है, और ये है लेफ्ट साइड हमारे जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, बटा हुआ है। यहाँ से देखना, जैसे अभी चित्र में मैं दिखाया था आपको, डिजिटल चित्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये बटा हुआ था ऐसे, ठीक है, बटा हुआ था, यहाँ से ये ऐसे बटा हुआ है, और उसी प्रकार यहाँ भी पीछे साइड में ये वाला भी यहाँ से बटा हुआ है। देखना कैसे काम करता है ये। ठीक है, लेफ्ट और राइट देखो कैसे धड़क रहा है, दिख रहा है, नीचे वाला धड़क रहा है तो ऊपर फैल रहा है। ये ब्लड फ्लोइंग हो रहा है पूरे शरीर में इसी के माध्यम से, और फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन का परिवहन हुआ, ये देखो कैसे धड़क रहा है। ठीक है, 5 क्वार्टर ब्लड एवरी मिनट्स, है ना, 1 मिनट में 5 क्वार्टर ब्लड्स। देखना एक चीज़ और, यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाली ब्लड आ रही है, अब ये कौन सी आ रही है, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। नीले कलर की ये जो ब्लड आ रही है इसमें क्या है, CO2 युक्त रक्त है जो कि अशुद्ध है। देखना, अशुद्ध रक्त किसमें प्रवेश करेगा, पहले किसमें बहता है अशुद्ध रक्त, सिरा में, ध्यान से समझना, सिरा में, सिरा के माध्यम से यानी वेन्स के माध्यम से
हमारे किस में प्रवेश होगा, हार्ट में प्रवेश होगा। देखना कैसे ये अशुद्ध रक्त प्रवेश होता है, ठीक है, दिख रहा है, देखो कैसे प्रवेश हो गया। ये यहाँ से प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है, यहाँ से प्रवेश तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ट्राइकस्पिड वाल्व एक नाम बताया था, जो कि इसके माध्यम से 3 इसमें द्वार होता है, ये इसके माध्यम से, ये तो आलिंद है और यहाँ पे निलय में प्रवेश कर गया निलय में प्रवेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निलय में प्रवेश कर दिया, दिख रहा है। राइट आर्यम या आरिकुलर नाम वही चीज़ है, राइट आरिकुलर यानी दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद, ठीक है। और उसके बाद कहाँ प्रवेश करता है, राइट वेंट्रिकल में, मतलब दायां निलय में प्रवेश। निलय हमेशा नीचे ही, दोनों तरफ, नी से नीचे याद रखना, ठीक है। प्रवेश करा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका काम क्या होता है देखना, एक कंडीशन, अब आपको लग रहा होगा कि ब्लड यहाँ से तो आया है, ठीक है, यहाँ से तो आया है, फिर जब ये जो है सिकुड़ा तो ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर जब ये सिकुड़ा तो ब्लड पुनः वापस क्यों नहीं गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, जो कि ब्लड को इधर ना भेज के इधर भेज देता है, ठीक है, पैक हो जाता है, यही कंडीशन है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे जा रहा है, पल्मोनरी, कहाँ, किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, देखा ना अभी, चलो ठीक है, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूज, ये पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। अगर ओनली आर्टरी में देखा जाए तो O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है केवल आर्टरी में, लेकिन पल्मोनरी जुड़ा शब्द है, कहने का मतलब ये फेफड़े में जा रहा है, फेफड़े में जाएगा तो ये O2 युक्त नहीं होगा, ये CO2 युक्त होगा, क्योंकि फेफड़े में जा रहा है, फेफड़े से वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, फेफड़े में जा रहा है ये फेफड़ा, ये दिख रहा है फेफड़ा, ये दिख रहा है, फेफड़े में देखो कैसे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, देखो फेफड़े में प्रवेश किया, ठीक है, दोनों तरफ फेफड़े में प्रवेश किया। अब देखना यहाँ पे फेफड़े में तो प्रवेश कर दिया, ये वाला कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। अब वहाँ पे फिल्टर होने के बाद अभी ये वाला पूरा चेम्बर खाली दिख रहा है, इसका हृदय का ये वाला पूरा चेम्बर खाली दिख रहा है। अब देखा यहाँ फिल्टर हो रहा है फेफड़े में, अब फिल्टर होने के बाद देखना इस चेम्बर में भर जाएगा, पहले यहाँ पे आलिंद में आएगा, फिर इस चेम्बर में आएगा, ठीक है, देखना कैसे फिल्टर हुआ, फिल्टर देखो फिल्टर हो रहा है, अब ये आके चेम्बर में भरा, देखना सबसे पहले कहाँ पे आके भरा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा और पीछे करता हूँ फिर से, देखना यहाँ पे लेफ्ट आर्यम, मतलब ऊपर वाला पार्ट सबसे प्रथम किस में आया, लेफ्ट आर्यम, ठीक है, दिख रहा है ये लेफ्ट आर्यम, मतलब बायां आलिंद, बायां आलिंद में सबसे पहले प्रवेश हुआ, फिर जब वो ये वाला सिकुड़ता है तो किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से यहाँ पे एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश होता है। देखना कैसे, देखो कैसे धड़क रहा है, देखो कैसे बाहर फेंक दिया, एओर्टा के माध्यम से बाहर फेंक दिया, यानी पूरे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में जो हमने जिक्र किया उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ना इस तरफ यहाँ पे ये एरिया खुला दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहा है खुला है, यहीं पे ट्राइकस्पिड वाल्व लिखा हुआ है, मतलब 3 ठो ऐसे वाल्व होते हैं, ठीक है, जो कि इसको ब्लड को पुनः वापस इधर आलिंद में नहीं जाने देते, ये इधर चला जाता है पल्मोनरी में, पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से फेफड़े में चला जाता, ठीक है, ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे ये भी खुला है तो इसको मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व दोनों नाम से जाना जाता है। ये भी वही काम करता है, यहाँ से देखो ब्लड आया, इसमें आया आलिंद में, और आलिंद के बाद निलय में आया, निलय से फिर इधर जाता है ब्लड, ठीक है ना, इधर जाता है, ना कि पुनः वापस जाएगा, क्योंकि ये मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व रोक देता है, ठीक है, ये काम करता है हमारा हृदय। आगे बढ़ते हैं, एओर्टा में जाके फिर यहाँ से निकलने के बाद देखो कैसे धड़क रहा है, संकुचन और क्रमकुचन, ये भी डायस्टोल और सिस्टोल, ये भी प्रक्रिया यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे एक चीज़, डायस्टोल और ये,
ठीक है। सिस्टोल का क्या काम, सिस्टोल प्रकुंचन, प्रकुंचन ये सिकुड़ गया, यहाँ वाला पार्ट सिकुड़ा कि नहीं सिकुड़ा, बिल्कुल सिकुड़ गया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। ये सिस्टोल की प्रक्रिया है। अब डायस्टोल जस्ट इसके विपरीत होगी, देखो ना, सिस्टोल है ये डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ तो क्या, ये वाला फैल गया और ये वाला सिकुड़ गया, ये वाला फैल गया बाहर की तरफ, ये डायस्टोल हो गया, इसी को एक धड़कन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, यही प्रक्रिया डायस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया के माध्यम से ब्लड हमारे शरीर में फ्लोइंग होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, बता रहा है एरो के निशान पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसी कंडीशन पे ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड, ये ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड देखो कैसे काम कर रहा है ना, देखो यही प्रोसेस है, ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये हार्ट बीट है हमारा, ऐसे ही हमारा हृदय काम करता है, दिख रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल डरना नहीं है, अपना इमेजिन करके पढ़ना है इसको, देखो कैसे काम कर रहा है, एक चीज़। और दूसरा मैं आपको पेसमेकर यहीं पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, पेसमेकर के बारे में ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, पेसमेकर लगा, देखा ना कैसे तरंग इलेक्ट्रिक पैदा करता है ये, ठीक है ना, पूरे ब्लड इसमें, ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। अब देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे क्या, ये सर पेसमेकर दिखा रहा है, पेसमेकर यहाँ से, अब देखो ना यहाँ से इलेक्ट्रिक जो पैदा होगा तो यहाँ पे पूरे ये यहाँ पे ये इसको यहाँ पूरा करंट प्रवाहित हो जाएगा और ये सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, देखना यहाँ से, ये देखो करंट निकला पूरा, दिख रहा है ये पीला पीला भाग, यहाँ पे ये पूरे में करंट प्रवाहित हो गया, और ये जैसे करंट प्रवाहित होगा देखो हमारा हार्ट बीट धड़कना प्रारंभ हो गया, क्लियर है, धड़क रहा है, ऐसे ही ये धड़कना प्रारंभ होता है और हमारे शरीर में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हृदय के माध्यम से होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का हृदय की क्रियाविधि भी हमने देख लिया, डायस्टोल और सिस्टोल पूरा चीज़ ये समझ लिया है। अब अगले पेज में देखते हैं अपन, अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि लिखेंगे, नोट करते चले। हृदय की धड़कन का नियमन कैसे, SAN साइनो आरिकुलर नोड, यहाँ से पेसमेकर करंट शुरुआत करता है, पश्च मस्तिष्क के मेडुला में एक नियंत्रण केंद्र इसका होता है, इसी का साइनो आरिकुलर नोड यानी पेसमेकर का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, ब्रेन में नियंत्रण केंद्र, कार्डियक केंद्र भी उसे कहा जाता है। देखना है कि हमारे हृदय के लिए हार्मोन्स कौन कौन से काम आते हैं, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एड्रीनलिन, है ना, हृदय धड़कन का नियंत्रण करते हैं ये दोनों हार्मोन्स, क्लियर है। हृदय में उपस्थित CO2 रुधिर के pH मान को कम कर देता है, हृदय में जो उपस्थित होता है क्या, CO2 तो रुधिर के pH मान को जब कम कर देता है तो जिससे हृदय की गति बढ़ जाती है, हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता कम करता है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हृदय की अम्लीयता एसिडिटी क्या करता है, हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता, ठीक है ना, बेस कम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट दूसरा था ब्लड वेसल्स पढ़ना था, ब्लड वेसल्स में कुछ नहीं है, इसमें वही आर्टरीज धमनी और सिरा के बारे में थोड़ा चीज़ समझ लेते हैं। धमनी का मेन काम क्या है, रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है धमनी, आर्टरीज। जब विभिन्न अंगों तक ले जाएगा तो शुद्ध रक्त ले जाएगा ना, शुद्ध लग जाएगा, तो ये शुद्ध रक्त ले जाता है। फुफ्फुस धमनी में सिर्फ अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ध्यान रखना, फुफ्फुस शब्द जुड़ जाए और धमनी लग जाए तो उसमें अशुद्ध रक्त हो जाता है, ठीक है। O2 युक्त ये तो पता ही है, ठीक है। आगे वेन्स मतलब सिरा को अगर देखा जाए तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाही मतलब परिवहन करता है, या अशुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाएगा और विभिन्न हिस्सों से क्या है, हृदय तक लाने का कार्य करता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है कि हृदय तक ले जाने वाले कौन सी ऐसी वाहिनियाँ हैं जो हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती हैं, तो हम लगाएंगे वेन्स या सिरा। फुफ्फुस सिरा में O2 युक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिर्फ और सिर्फ फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स में,
ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, कंप्लीट कर देते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या कहलाता है? अरे ब्लड कैपिलरीज का मतलब अभी आपका हाथ छिल जाए तो कुछ टाइम बाद खून उभर आता है, वही ब्लड कैपिलरीज है। मतलब बहुत ही महीन धागा के समान रचना होती है, वही ब्लड कैपिलरीज कहलाती है। नहीं अभी गिर गए, चोट खाए, चमड़ी पे लग गई, छिल गया, छिलने के बाद कुछ टाइम बाद ब्लड आता है तो वही ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड प्रेशर क्या है? वैसे इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 से 180 mmHg होना चाहिए। इसको मापने का स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, बीपी मापने का, ब्लड प्रेशर मापने का। हाइपरटेंशन जब होता है तो वह बीमार व्यक्ति, अगर जिसका बीपी हाई होता है तो 150 और 90 के बीच में होता है उसका ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब कम होता है, तो वो 100 से 50 के बीच होता है। सर्वप्रथम एस हेल्स ने घोड़े पर रुधिर का दाब नापा था। बस ब्लड प्रेशर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर हृदय की धड़कन पे डिपेंड करता है ना। हृदय जल्दी धड़केगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगर धीरे धीरे धड़केगा तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। यही काम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो मीठा चीज़, नमकीन चीज़ ज़्यादा खिलाते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो ये मीठा और नमकीन चीज़ कम कर देते हैं। इस चीज़ पे डिपेंड करता है ना। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर। तो हमने हृदय को बाकायदा बखूबी पूरे अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अभी हमारे चैनल में आप नए हैं तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 से क्लास स्टार्ट हुआ है और ये 25वां क्लास है। ठीक है, पूरा बायोलॉजी हमने कवर किया है और PSC लेवल का कवर किया है, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिए जिसको देखना है। ठीक है, जिसे तैयारी करना है। ठीक है, बायोलॉजी बिल्कुल टफ नहीं है, उसको अपनी भाषा में समझना है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये नोट्स बना के आप लोग सेंड करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।